हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए 28/11/2023 का डेली क्यूज। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। गैलाथेलिया खाड़ी, इंदिरा पॉइंट, कार निकोबार, छोटा अंडमान द्वीप और बंजर द्वीप। क्वेश्चन क्या है कि उत्तर से दक्षिण को और इसको व्यवस्थित करना है, सजाना है। ठीक है, तो इसको आप क्या है भारत के मैप देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम बता देते हैं, मैप ऐड नहीं किए हैं। ठीक है, स्लाइड पे तो क्या करना है, बंजर द्वीप सबसे पहले आएगा उत्तर से, फिर छोटा अंडमान आएगा, फिर कार निकोबार आएगा, यानी कि 5 4 3। उसके बाद आएगा गैलीथेलिया खाड़ी, फिर इंदिरा पॉइंट, यानी 1 2। इस तरह से आएगा। और आप इसको इमेज बना लीजिए मैप पे जाके तो और बेहतर होगा। ठीक है ना, क्योंकि इमेज बना हुआ रहता है तो याद रहेगा अच्छा से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो उत्तर से दक्षिण तक का सही क्रम हुई बैरन द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, गैलाथिया खाड़ी और इंदिरा पॉइंट। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे है कि कितने कथन सही नहीं है, यहाँ देखना बहुत जरूरी है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना है जो सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। तो ये तो सही है, 100 दिनों की मजदूरी मिलती है। मनरेगा मजदूरी दरें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रम में बदलाव के अनुसार तय की जाती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति में वृद्धि को दर्शाती है। ये भी सही है। यह एक मांग प्रेरित योजना है और ये भी सही है मनरेगा से। तो ऑप्शन सी, अच्छा कौन सा सही नहीं, सब सही है तो ऑप्शन डी होगा ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसको शॉर्टकट में मनरेगा भी बोलते हैं। कह मनरेगा विश्व के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना है जो सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। अतः कथन एक सही है। मनरेगा मजदूरी दरें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रम में बदलाव के अनुसार तय की जाती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति में वृद्धि को दर्शाती है। अतः कथन दूसरा सही है। अब है कि कार्य का कानूनी अधिकार, तो ये यहाँ पर डार्क रखिए। ठीक है, पहले की रोजगार गारंटी योजनाओं के विपरीत मनरेगा का उद्देश्य अधिकार आधारित ढांचे के माध्यम से चरम निर्धनता के कारणों का समाधान करना है। लाभार्थियों में कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य में कृषि मजदूरों के लिए निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप किया जाना चाहिए। मांग प्रेरित योजना, ठीक है। मनरेगा की रूपरेखा का सबसे महत्वपूर्ण अंग यह है कि इसके तहत किसी भी ग्रामीण वयस्क को मांग करने के 15 दिनों के भीतर काम पाने की कानूनी रूप से समर्थित गारंटी प्राप्त है। तो ये सब पॉइंट जरूर याद रखना है। ठीक है, 15 दिनों के भीतर उसे काम मिलना चाहिए, जिसमें विफल होने पर उसे बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। अतः कथन तीसरा सही है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। निवेशक जोखिम न्यूनीकरण अभिगम, जिसको शॉर्टकट में IRRA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे किसी ट्रेडिंग, पहले कितने कथन सही है ये, ठीक है। इसे किसी ट्रेडिंग सदस्य अथवा स्टॉक ब्रोकर द्वारा सामना की जाने वाली तकनीकी गड़बड़ियों के मामले में निवेशकों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो पहला कथन तो सही है। इसका उपयोग नए पोजीशन अथवा ऑर्डर लेने तथा लंबित ऑर्डर को रद्द करने के लिए भी किया जा सकता है। तो ध्यान देना, सिर्फ लंबित ऑर्डर जो अटका हुआ ऑर्डर है उसको ही रद्द करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, नए पोजीशन वाले ऑर्डर का नहीं। तो ये तो दूसरा गलती है। IRA को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित किया गया है, नहीं और बहुत सारे यहाँ में रिजर्व बैंक शामिल नहीं है, बहुत सारे और भी हैं, तो उसको हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन बी में है। तो आइए देखते हैं। निवेशक जोखिम न्यूनीकरण अभिगम, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस। IRA प्लेटफॉर्म उन जोखिमों को कम करने के लिए बनाया गया है जो निवेशकों को उस स्थिति में अनुभव होते
हैं जब प्राथमिक साइट और आपदा रिकवरी साइट पर तकनीकी गड़बड़ियाँ होती हैं जो ट्रेडिंग सदस्यों को प्रभावित करती थी। द कथन एक सही है। चलिए, इसमें कुछ कट गया, फिर भी वीडियो को स्टॉप नहीं करेंगे, कारण इसका उद्देश्य निवेशकों को तकनीकी खराबी अथवा अप्रत्याशित आउटेज के कारण ट्रेडिंग सदस्य की वेबसाइट अनुपलब्ध होने की स्थिति में IRRA प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने ओपन पोजीशन को स्क्वायर ऑफ या क्लोज करने तथा पेंडिंग ऑर्डर को रद्द करने का अवसर प्रदान करता है। कारण इसका उद्देश्य केवल उन ऑर्डर को रद्द करना है जो अभी भी बकाया हैं, न कि नए ऑर्डर अथवा पोजीशन को स्वीकार करना। अतः कथन दूसरा सही नहीं है। करे विकास क्या हुआ? IRA को सभी स्टॉक एक्सचेंजों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज तथा इधर है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से अपनाया गया है। यही सब आगे है, उससे ज़्यादा नहीं है, कटा नहीं है, काम भर है। ठीक है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ की भारत के कुल कोयला भंडार का 98% है। भारत के कुल कोयला भंडार का 98% और देश का 99% कोयला उत्पादन गोंडवाना कोयले से होता है, यानी गोंडवाना कोयले क्षेत्र से होता है। तो गोंडवाना में कोयला का जो 98% है, वहाँ उत्पादन कितना होता है? 99%। तो ये ऐसा डाटा है कि जिसको नहीं पता होगा ये गलत ही मानेगा, लेकिन है ये सही। ठीक है ना। गोंडवाना कोयला भारत के धातु कर्म ग्रेड के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले का निर्माण करता है। ये भी सही होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, दोनों सही है। तो यहाँ पे है भारत में कोयले का वितरण। भारत में कोयला, गोंडवाना कोयला क्षेत्र 250 मिलियन वर्ष से ये प्राचीन है। गोंडवाना कोयला भारत में कुल कोयले भंडार का 98% है और कोयले के उत्पादन का 99% हिस्से का निर्माण करता है। कथन एक सही है। पर गोंडवाना कोयला भारत के धातुक्रम ग्रेड के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले का निर्माण करता है। तो कथन दो सही है। फिर है यह दामोदर झारखंड, पश्चिम बंगाल, महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोदावरी महाराष्ट्र और नर्मदा घाटियों में पाया जाता है। तृतीयक कोयला क्षेत्र जो है 15 से 60 मिलियन वर्ष प्राचीन है, जिसको टर्शियरी कोल एरिया बोल सकते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन नमी और सल्फर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तृतीयक कोयला क्षेत्र मुख्यतः जो है अतिरिक्त प्रायद्वीपीय क्षेत्र तक ही सीमित है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की, हिमालय की तलहटी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा केरल शामिल है। तो अतिरिक्त प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितने कथन सही है। तो कह रहा अनुच्छेद 148 CAG के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। दूसरा, एक बार CAG के पद से सेवानिवृत्त होने, इस्तीफा देने के बाद वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार नहीं ले सकता है। तो ये भी तो सही लग रहा है, ऑप्शन सी। यहाँ पे दोनों कथन सही है। तो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कॉम्पट्रोलर, ना कि कंट्रोलर। बहुत लोगों से या फिर स्टूडेंट से सुने हुए कि वहाँ पे सी की जगह कंट्रोलर याद रखते हैं, यहाँ पे याद रखना है कॉम्पट्रोलर। ठीक है, भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। अनुच्छेद 148 CAG के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान भी करता है। तो ये भी सही है। चलिए आगे है और भी कह रहा है CAG से संबंधित अन्य प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार यानी CAG की सलाह पर रखना होगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है। इस संस्था के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए सरकार तथा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, सार्वजनिक धन खर्च करने वाले एवं
यह जानकारी जनसाधारण को भी दी जाती है। एक बार सीएजी के पद से सेवानिवृत्त होने या इस्तीफा देने के बाद वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार नहीं ले सकता था। कथन दूसरा सही है। तो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। कर शरणार्थियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही है ये ध्यान देना है। ठीक है, तो कह रहा है भारत में शरणार्थियों की समस्या के समाधान के लिए एक विशिष्ट कानून का अभाव है। तो ये तो लग रहा है ठीक है। कह रहा है भारत शरणार्थी अभिसमय 1951 और इसके प्रोटोकॉल 1967 का पक्षकार है, जो शरणार्थी संरक्षण से संबंधित प्रमुख कानूनी दस्तावेज है। तो ध्यान देना है, भारत शरणार्थी अभिसमय 1951 और इसके प्रोटोकॉल 1967 का पक्षकार नहीं है, ये इसलिए गलत है। कर विदेशी अधिनियम 1946 के तहत केंद्र सरकार को अवैध विदेशी नागरिकों का पता लगाने, उन्हें हिरासत में लेने और उन्हें निर्वासित करने का अधिकार है। तो तीसरा भी सही है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन ए 1 और 2। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन है शरणार्थियों की बढ़ती आमद के बावजूद भारत में शरणार्थियों की समस्या के समाधान के लिए विशिष्ट कानून का अभाव है। कथन 1 सही है। कह रहा है भारत शरणार्थी कन्वेंशन 1951 और इसके प्रोटोकॉल 1967 शरणार्थी संरक्षण से संबंधित प्रमुख कानूनी दस्तावेज का पक्षकार नहीं है। कथन दूसरा सही नहीं है। हालांकि शरणार्थी सुरक्षा के मुद्दे पर भारत की रिकॉर्ड शानदार रहा है। विदेशी अधिनियम 1946 धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को अवैध विदेशी नागरिकों को पता लगाने, ठीक है, उन्हें हिरासत में लेने और उन्हें निर्वासित करने का अधिकार है। कथन तीसरा भी सही है। तो ध्यान देना है कि ये है क्या, विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3 के तहत। तो ये ध्यान में रहे तो अच्छी बात है। आगे देखते हैं। कर पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के अनुसार, ठीक है, इसकी धारा 5 के तहत सक्षम पदाधिकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 258(1) के तहत किसी अवैध रूप से रह रहे विदेशी व्यक्ति को बलपूर्वक बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, कर विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939 रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1939, इसके अंतर्गत एक अनिवार्य आवश्यकता लागू है जिसके तहत भारत आने वाले सभी विदेशी नागरिकों यानी विदेशी भारतीय नागरिकों को छोड़कर, ठीक है, विदेशी भारतीय नागरिक शायद एनआरआई को बोलते हैं ना, को दीर्घ आवधिक वीज़ा 180 दिनों से अधिक पर भारत आने के 14 दिनों के भीतर एक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष समय को पंजीकृत कराना होता है। यह होगा नागरिक अधिनियम 1955 सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें नागरिकता का त्याग, नागरिकता प्रवासन और नागरिकता से वंचित किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ध्यान देना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA का उद्देश्य, ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट होता का उद्देश्य केवल बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सताए गए हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी, सिख और बौद्ध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है। यह करना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित नियमों पर विचार कीजिए। अधिनियम और वर्ष। दहेज निषेध अधिनियम, तो क्या 1994 में आया था? तो ये लगता है 1961 में आया था। गलत होगा तो आप देख लेंगे डिस्क्रिप्शन में। करे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005 के अधिनियम में है, ये एक सही है। ठीक है, फिर है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम, ये 2013 में आया था। और गर्भाधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक का अधिनियम जो आया था ये 1994 में आया होगा। ठीक है, तो केवल एक ही सही मिल रहा है, इसलिए आंसर होगा केवल ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अधिनियम है दहेज निषेध अधिनियम 1961। यह दहेज के अनुरोध, भुगतान या स्वीकृति पर रोक लगाता है ताकि युग एक सम्मिलित नहीं है। ठीक है, करा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। यह घरेलू हिंसा से पीड़ितों को अभियोजन के माध्यम से व्यावहारिक उपचार के साधन प्रदान करता है। ठीक है, तो ये 2005 में है, ये एक सही था। आगे है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013। यह विधायी अधिनियम महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने का प्रयास करता है, युग्म 3 सम्मिलित नहीं है। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक
अधिनियम 1994 है, भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसे कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और भारत में गिरते लिंग अनुपात को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम ने जन्म पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। अतः युग्म 4 सम्मिलित नहीं है, अतः विकल्प क्या है, ए सही उत्तर है। चलिए और भी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल पहचान, भुगतान, बुनियादी ढांचे और डेटा एक्सचेंज समाधान जैसे ब्लॉक या प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है जो देशों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में सहायता करता है। कितने सही नहीं है ये ढूंढना है। अगर प्रत्येक डीपीआई स्तर पर एक स्पष्ट आवश्यकता को पूरा करती है और सभी क्षेत्रों में काफ़ी मूल्य उत्पन्न करती है, तो ये सही है। कर इंडिया स्टैक के माध्यम से भारत 3 मूलभूत डीपीआई विकसित करने वाला पहला देश बन गया है। तो यहाँ पे सारा सही है, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गलत ढूंढना है, ऑप्शन डी ही होना चाहिए। देख लेते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल पहचान, भुगतान, अवसंरचना और डेटा विनिमय समाधान जैसे ब्लॉक या प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है जो देशों को अपने लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने, नागरिकों को सशक्त बनाने और डिजिटल समावेशन को सक्षम करके जीवन में सुधार करने में मदद करता था। कथन सही है। पहला डीपीआईएस लोगों, धन और सूचना के प्रवाह में मध्यस्थता करते हैं। पहले एक डिजिटल आईडी प्रणाली के माध्यम से लोगों का प्रवाह, दूसरा रियल टाइम त्वरित भुगतान प्रणाली के माध्यम से धन का प्रवाह और तीसरा क्या है, डीपीआई के लाभों को प्राप्त करने एवं डेटा को नियंत्रित करने की वास्तविक क्षमता के साथ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सहमति आधारित डेटा साझाकरण प्रणाली के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी का प्रवाह करना है। करें ये 3 सेट एक प्रभावी डीपीआई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के आधार हैं। करें प्रत्येक डीपीआई स्तर पर एक स्पष्ट आवश्यकता को पूरा करती है और विभिन्न क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है। कथन दूसरा सही है। करें भारत इंडिया स्टैक के माध्यम से सभी 3 मूलभूत डीपीआई डिजिटल पहचान यानी आधार, रियल टाइम फास्ट पेमेंट डीपीआई और डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर डेपा पर निर्मित अकाउंट एग्रीगेटर विकसित करने वाला पहला देश भारत बन गया है। कथन तीसरा सही। करें डेपा एक डिजिटल ढांचे का निर्माण करता है जो उपयोगकर्ताओं को एक तृतीय पक्ष इकाई के माध्यम से अपने डेटा को अपनी शर्तों पर साझा करने की अनुमति देता है, जिन्हें कंसेंट मैनेजर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। राजकोषीय घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय तथा उसके कुल राजस्व ऋण के अतिरिक्त ऋण को छोड़कर के बीच का अंतर है। तो ऋण के अतिरिक्त यहाँ ध्यान देना है, ठीक है, जो वो ऋण लिया गया उसको छोड़कर ही सिर्फ है कि कुल व्यय तथा उसके कुल राजस्व के बीच के अंतर को हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। कर उच्च राजकोषीय घाटे को राजकोषीय अनुशासन तथा समृद्ध अर्थव्यवस्था के सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाता है। तो ध्यान देना है कि उच्च राजकोषीय घाटे को यहाँ पे ले आइए, निम्न को यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों फिर सही होगा। तो ये रिवर्स में गलती है, यानी कि बोलेंगे कि निम्न राजकोषीय घाटे को राजकोषीय अनुशासन तथा समृद्ध सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाता है यदि निम्न रखते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे उच्च राजकोषीय घाटे से मुद्रास्फीति, मुद्रा का मूल्यन तथा ऋण बोझ में वृद्धि होती है। ठीक है, तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? तो केवल एक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय तथा उसके कुल राजस्व ऋण के अतिरिक्त ऋण को छोड़कर के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। अतः कथन एक सही है। यह इस बात का संकेतक है कि सरकार को अपने कार्यों के लिए वित्त पोषण के लिए किस सीमा तक ऋण लेना चाहिए और इसे देश की जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। कर उच्च राजकोषीय घाटे से मुद्रास्फीति, मुद्रा का अवमूल्यन तथा ऋण बोझ में वृद्धि हो सकती है। अतः कथन दूसरा सही नहीं है। तो उच्च राजकोषीय घाटा मतलब व्यय अधिक और आय कम। करे जबकि निम्न राजकोषीय घाटे को राजकोषीय अनुशासन और समृद्ध अर्थव्यवस्था के सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाता है। तो कथन तीसरा भी सही नहीं है, रिवर्स होने के कारण। आइए देखते हैं आगे। क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक के भारत में आभासी मुद्राओं क्रिप्टो करेंसी को कानूनी निविदा के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है।
तो क्या है, भारत में क्रिप्टो करेंसी जो है वैध मुद्रा नहीं है, लेकिन डिजिटल एक्सचेंज के लिए उपयोग हो रहा है, उस पर मनाही नहीं है, लेकिन एक तरह से कहिए तो क्या है, वैध मुद्रा नहीं है। कर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कानूनी निविदा के रूप में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को बरकरार रखा है। तो ध्यान देना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी निविदा को समझ ले तो ये ऑप्शन पकड़ा जाएगा। तो कानूनी निविदा मतलब है कि वैध है, यहाँ भी वही है, ठीक है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी निविदा के रूप में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को बरकरार रखा है तो नहीं रखा है, और कितने सही नहीं ये ढूंढना है। कार्य वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी आभासी मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी संपत्ति के हस्तांतरण पर 30% की कर कटौती लागू होगी। तो ध्यान देना है कि वैध मुद्रा के रूप में तो यूज नहीं होता, लेकिन भारत में इसको यूज करने पर रोक नहीं है, एक्सचेंज किया जा सकता है। तो उस पर 30% का क्या लगेगा, टैक्स। तो ये कि ये सही है और दो क्या है, सही नहीं है। तो यही दोनों जो सही नहीं है वही तो आंसर होगा, ठीक है। तो जब वही आंसर होगा तो उस अनुसार केवल ये ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये और ये सही नहीं है, सही है, और सही नहीं है वही ढूंढना है, इसलिए केवल ये एक और दो, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्रिप्टो करेंसी रुपये अमेरिकी डॉलर की ही तरह विनिमय का एक माध्यम है, लेकिन यह प्रारूप में डिजिटल है, जो मौद्रिक इकाइयों के सृजन को नियंत्रित करने और धन के विनिमय को सत्यापित करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करती है। वर्ष 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक चेतावनी जारी कर आगाह किया कि वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी भारत में वैध मुद्रा नहीं है। हालांकि इन आभासी मुद्राओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, अतः कथन एक सही नहीं था। कार्य वर्ष 2019 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग, माइनिंग, होल्डिंग या हस्तांतरण या उपयोग को भारत में वित्तीय जुर्माने और 10 वर्ष तक के कारावास के दंड के अधीन घोषित किया था। आगे है वर्ष 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी आरबीआई द्वारा क्रिप्टो करेंसी पर अधिरोपित प्रतिबंध को निरस्त कर दिया था, अतः कथन दूसरा सही नहीं है। कार्य वर्ष 2022 में भारत सरकार ने केंद्रीय बजट वहाँ निरस्त किया था वो यूज करने के लिए, ठीक है। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2022-23 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि किसी भी आभासी मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी पर संपत्ति का हस्तांतरण 30% की कर कटौती के अधीन होगा, अतः कथन तीसरा सही है। आभासी परिसंपत्ति क्रिप्टो करेंसी के रूप में प्राप्त उपहारों के